सबसे ज़्यादा चर्चा देवेंद्र की हो रही है, बीजेपी वाले भी चर्चा कर रहे हैं, देवेंद्र की कांग्रेस वाले भी चर्चा कर होगी रहे ना यशवंत। देखिए देवेंद्र उनके अपोजिट में तोखान साहू है। देवेंद्र जिस उम्र में विधायक महापौर बन चुके हैं, बड़े बड़े कांग्रेसियों को मतलब सपने में भी नसीब नहीं होता यशवंत जी। ये देवेंद्र ने काफ़ी कुछ अर्जित किया है। विकास उपाध्याय के प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कमी दिख रही है यशवंत। जी। विकास जैसी उम्मीद कांग्रेस के लोगों या आम आदमी को थी, जी। विकास वैसा लड़ते नहीं दिख रहे हैं अभी तक। ब्रिजमोहन लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। नहीं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जो टीम है, जी। सुरेंद्र एपिसोड के बाद राजनांदगांव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या कुछ मायने हैं उसमें? यहाँ पे मतलब फायदा तो बीजेपी को ऑब्वियसली दिख ही रहा है वहाँ पे। देखिए वो शुरुआती जरूर कांग्रेस को नुकसान होता दिखा यशवंत। हाँ, भिलाई में एक चर्चा और हो रही है कि भिलाई अगर देवेंद्र यादव बिलासपुर चुनाव जीत गए तो भिलाई नगर विधानसभा में उपचुनाव हो जाएगा। क्या समीकरण चल जाएंगे बहुत सारे, कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए? नहीं भाई, अगर जीत गए तो अगर जीत गए तो संभव है कि लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो विधानसभा उनको छोड़ना पड़ेगा। जी। वो तो एक है ही है यशवंत। जो कांग्रेस की लिस्ट है यशवंत पूरी तरह संतुलित है। जी। इससे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस नहीं चुन सकती थी। कांग्रेस की लिस्ट बहुत सटीक है। जी। बीजेपी ने कहा है कि जो कांग्रेस की लिस्ट है, कांग्रेस के टोटल 11 प्रत्याशी है, उस वो फूके हुए कारतूस है। जितनी तेजी से होली का रंग उतर रहा है उतनी तेजी से सियासी पारा चढ़ रहा है छत्तीसगढ़ का। और हमारे साथ आलोक तिवारी जी एक बार फिर से मौजूद है, जो आपको सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी देंगे कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल क्या रहा है, सियासी पारा कितना हाई हो चुका है। क्योंकि होली के बाद आज बैठे हैं और होली के बाद होली के बीच में बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस की पूरी सूची आ चुकी है, 11 के 11 प्रत्याशी तय हो चुके हैं, भाजपा के प्रत्याशी पहले तय हो चुके थे। इस बीच बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ बढ़ा है, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल, देवेंद्र यादव बिलासपुर कैसे? आपने कहा था वो बातें सही हुई और ये कैसे हुआ? ये यशवंत, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से लोकसभा के समर में उतारा गया है जी। उसके पीछे की जो मूल और ठोस वजह मेरे को समझ में आ रही है, कांग्रेस जो है देवेंद्र यादव में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश काफ़ी दिनों से लगी रही। आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के दरमियान शराब घोटाले में कोल घोटाले में देवेंद्र का नाम आने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि देवेंद्र की टिकट कट जाएगी। लेकिन देवेंद्र यादव को टिकट दी गई, देवेंद्र यादव चुनाव लड़े, देवेंद्र यादव चुनाव भी जीते। तो देवेंद्र यादव में एक बड़ी संभावना कांग्रेस ढूंढती है छत्तीसगढ़ के प्रति। आप पूरी लिस्ट 11 लोगों के नामों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय, शशि सिंह, युवा, ये यूथ हैं और टीम राहुल का हिस्सा माने जाते हैं जी। कांग्रेस ने सीनियर और यूथ में समन्वय बनाने की कोशिश की है। ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल जैसे बड़े नाम भी लोकसभा के मैदान में उतारे गए, तो यूथ को भी अवसर दिया गया है। सामाजिक समीकरण को भी विशेष करके ध्यान में कांग्रेस ने ध्यान रखा है। साहू समाज, कुर्मी और यादव, ओबीसी के जो तीनों जो बड़े फ्रेम हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बिलासपुर में बहुत सारे नाम थे। अटल श्रीवास्तव जो पिछला लोकसभा लड़े थे वो भी थे, शैलेश पांडे जैसा नाम था। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र यादव का सिलेक्शन के एक ओबीसी फैक्टर भी है। देवेंद्र यादव यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में काम किए हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे जी। तो पूरी टीम उनकी वहाँ काम करने के लायक है जी। दूसरा विष्णु यादव भी थे, 5 बार के पार्षद हैं विष्णु यादव वहाँ से, वो भी टिकट चाह रहे थे जी। स्थानीय लोकल जो लीडरशिप है वो विष्णु यादव के ही पक्ष में थी जी। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी की विशेष रुचि के कारण और केसी वेणुगोपाल का वर्धस्त होने के कारण देवेंद्र यादव को बिलासपुर से चुनावी समारोह में उतारा गया है। ऐसा बताया जाता है कि यादव समाज का लगभग 2 से 2.5 लाख वोट जो है बिलासपुर में है और पिछले 2-3 चुनाव का अगर अपन अध्ययन करेंगे तो लाख सवा लाख का फैसला रहा है उस लोकसभा में। तो एक नए प्रत्याशी के जाने से कोई चार्म की स्थिति बनेगी जी। देवेंद्र यादव के नाम की चर्चा होगी तो प्रत्याशी खुद ब खुद मतदाताओं के बीच पहुंचेगा। ये कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है और आने वाला समय क्या होगा ये मैं तो रिजल्ट नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र यादव की टीम में वो क्षमता है कि वो रिजल्ट को अपने पक्ष में
कर सके। एक रीज़न और बता रहे हैं, कांग्रेस ने यादव समाज यानी कि देवेंद्र यादव को टिकट इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी देवेंद्र जो यादव है, यादव समाज है, उनको साध नहीं पाई है, तो कांग्रेस उसको कैश कराना चाह रही है, कांग्रेस को भुनाना चाह रही है। इसलिए बिलासपुर में एक वजह भी है। बिलासपुर में यूपी बिहार का भी खासा प्रभावी वोट है जी। देवेंद्र के लिए वो भी फैक्टर काम करेगा, वो भी फैक्टर वहाँ जी काम कर सकता है। और देवेंद्र की टीम पिछले 2 महीने से बिलासपुर में लगी रही है, इसका भी होगा। हालांकि वहाँ विरोध भी हो रहा है। यशवंत आज ही एक सूचना आ रही थी कि नगर पालिका के कहीं के अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, वो अमर अनशन बैठ गए कांग्रेस भवन के बाहर। तो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी तो संभव है कि 2-4 दिन में वहाँ तस्वीर साफ हो। देवेंद्र के लिए चैलेंज ये चीज़ें रहेंगी कि तोखन साहू समाज से आते हैं, देवेंद्र के ऊपर बाहरी होने का आरोप लगेगा। तीसरा मोदी लहर है। चौथी बात ये कि वहाँ पे लोकल नेता नाराज रहेंगे, तो चैलेंज बहुत सारे होंगे देवेंद्र के सामने। चुनौतियाँ बहुत है यशवंत जी, चुनौती ये सब तो है ही है जी। सबसे बड़ी देखिए, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कहने की स्थिति में नहीं कि बाहरी हैं। सरोज पांडे भी दुर्ग से कोरबा गई हैं। हाँ, बीजेपी ने टिकट दिया है, तो बाहरी और नहीं बाहरी एक फैक्टर हो सकता है जी। और राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाना है। चेहरे बड़े नेता दूसरी सीटों पर जाके लड़ते रहे हैं। गुजरात से बनारस नरेंद्र मोदी जाते हैं लड़ने के लिए जी, राहुल गांधी वायनाड जाते ही हैं। तो जो बड़े नेता होते हैं वो अपने प्रदेश के बाहर के लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी होते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। भिलाई में एक चर्चा और हो रही कि भिलाई, अगर देवेंद्र यादव बिलासपुर चुनाव जीत गए तो भिलाई नगर विधानसभा में उपचुनाव हो जाएगा। क्या समीकरण चेंज हो जाएंगे बहुत सारे, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए? नहीं भाई, अगर जीत गए तो संभव है कि लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो विधानसभा उनको छोड़ना पड़ेगा जी। वो तो एक है ही है यशवंत, लेकिन अभी ये दूर की इस पे भी चर्चा होने लगी। बीजेपी वाले भी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं कि देवेंद्र वहाँ चला गया तो जिता दो, सीट खाली हो जाएगा, ये चर्चा है। पर अभी ये इस पे बात करना उचित भी नहीं होगा जी। और भिलाई में उपचुनाव की चर्चा वैसे भी बहुत सारी है यशवंत, की ईडी का मामला चल ही रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चर्चा तो पिछले 6 महीने से बाजार में है जी। आपकी बात एक बार फिर से सबसे सटीक हुई है। जो प्रत्याशी जारी हुए हैं कल, जो कांग्रेस की ओर से जारी हुई है, शशि सिंह सरगुजा से आपने कहा था, मेनका सिंह, मैंने रायगढ़ में आपको का नाम बताया था कि मेनका सिंह होंगी। अपना लिस्ट में यशवंत कवासी लखमा, हरीश लखमा की जगह कवासी लखमा हुए हैं। लखमा थे, लेकिन हाँ, बेटे की जगह पिताजी को टिकट मिली है जी। बाकी लिस्ट लगभग एक साथ में रही है। जो चर्चा की थी उसी पे ही फाइनल हुई है। बीजेपी ने कहा है कि जो कांग्रेस की लिस्ट है, कांग्रेस के टोटल 11 प्रत्याशी है, वो फूके हुए कारतूस है, जीत नहीं मिलने वाली और घोषणा पत्र दिख रहा है कि हारने वाली है। किस संदर्भ में बीजेपी के प्रवक्ता ने कही तो मैं सुना नहीं हूँ जी, लेकिन मैं इतना बता दूं, क्या कहेंगे मतलब भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीते हैं जी, ठीक है, सरकार नहीं आई जी, लेकिन भूपेश बघेल लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं पाटन से। देवेंद्र यादव तमाम, मतलब प्रेम प्रकाश जी जैसे बड़े कद्दावर नेता को दूसरी बार चुनाव हराया है, तो वो किस लिहाज से, किस नजरिए से कहे हैं जी, ये तो वही जानेंगे, विपक्ष बोलेंगे ही। तो जो कांग्रेस की लिस्ट है यशवंत पूरी तरह संतुलित है जी। इससे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस नहीं चुन सकती थी। कांग्रेस की लिस्ट बहुत सटीक है जी। आज जगदलपुर के रमंकर रैली में जो है वहाँ की मेयर सफीरा साहू 8 कांग्रेसी पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल होगी। आज ही के दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस का पूरा लीडरशिप बस्तर में थी और भाजपा के नीचे चीजें हो गई। चुनाव का समय आना जाना लगा रहेगा। अभी और भी कई ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते दिखेंगे आपको जी। बाकी सीटों का क्या चल रहा है? रायपुर राजधानी का हाल क्या चल रहा है? विकास उपाध्याय के प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है? हाँ, कमी दिख रही है यशवंत। विकास जैसी उम्मीद कांग्रेस के लोगों या आम आदमी को थी जी, विकास वैसा लड़ते नहीं दिख रहे हैं। ब्रिजमोहन लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। नहीं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जो टीम है वो देश के टॉप 10 में रायपुर को रखने की कोशिश में है जी। को जीतने वाली जो 10 सीटें होंगी जी सर्वाधिक मतों से जी, उसमें रायपुर का नाम भी शामिल हो। बीजेपी ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की टीम इस कोशिश में लगी है कि जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए। टॉप 10 की लिस्ट देश की नजर हो, देश की नजर रायपुर में होनी चाहिए। ये कोशिश में ब्रिजमोहन की पूरी टीम लगी हुई है। दुर्ग में मुकाबला जबरदस्त चल रहा है, बहुत टाइट मुकाबला चल रहा है। राजेंद्र साहू वर्सेस विजय बघेल और राजेंद्र साहू दोनों बहुत परिश्रम कर रहे हैं। विजय बघेल जी तो लगातार सम्मेलनों और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में जान फूकने का काम कर रहे हैं जी। तो राजेंद्र साहू भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं।
सुरेंद्र एपिसोड के बाद राजनांदगांव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या कुछ मायने हैं उसमें वहाँ पे, मतलब फायदा तो बीजेपी को ऑब्वियसली दिख ही रहा है वहाँ पे। देखिए वो शुरुआती जरूर कांग्रेस को नुकसान होता दिखा जशवंत। हाँ लेकिन चूंकि भूपेश बघेल खुद वहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जी, उनकी बात सुन रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर वहाँ कांग्रेस में जी चल रहा है। महादेव फैक्टर के कारण निश्चित रूप से वहाँ भूपेश बघेल थोड़ा सा नुकसान पे दिखते हैं। लेकिन आम आदमी के बीच ये चीजें चली चर्चा हो रही है यशवंत की, महादेव प्रकरण जो है चर्चा में है यशवंत। अच्छा, बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में सफल हो रही कि भूपेश बघेल को उलझा के रखे हुए? बीजेपी की पूरी कार्य योजना जो है बहुत सटीक है। आपने देखा होगा जैसे वहाँ सम्मेलन में भाषण हुआ तत्काल वायरल हुआ और बड़े बड़े देश के मीडिया हाउस उस भूपेश बघेल को ट्रोल करने लगे, कांग्रेस को ट्रोल करने लगे। तो ये बीजेपी तो पूरी तरह मुस्तैद है जी। अच्छा, ये पहली बार होगा कि दुर्ग जिले के रहने वाले, दुर्ग लोकसभा के रहने वाले 6 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये दुर्ग जिले के लिए बड़ी बात है जी। भूपेश बघेल राजनांदगांव से, विजय बघेल खुद दुर्ग से, पूर्व रहा से सरोज पांडे कोरबा से, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जो है इन 6 में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाली है तो वो सरोज पांडे है। अच्छा, सरोज पांडे मतलब जिस दिन से नाम उनका अनाउंस हुआ है वो वहीं है जी, वापस और लगातार मेहनत कर रही हैं और वातावरण भी कोरबा में जी पूरी तरह सरोज में नजर आने लगेगा आपको कुछ दिन में। लेकिन कल जब लिस्ट जारी हुई 4 छत्तीसगढ़ के सांसद प्रत्याशी थे कांग्रेस की लिस्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा देवेंद्र की हो रही है। बीजेपी वाले भी चर्चा, देवेंद्र की चर्चा होगी ना यशवंत। देवेंद्र देखिए, देवेंद्र उनके अपोजिट में तोखान साहू है। देवेंद्र जिस उम्र में विधायक महापौर बन चुके हैं, बड़े बड़े कांग्रेसियों को मतलब सपने में भी नसीब नहीं होता यशवंत जी। देवेंद्र ने काफ़ी कुछ अर्जित किया है और आगे उसको अर्जित करना है जी। मेयर, तो 2 बार विधायक रहे, बहुत छोटी सी उम्र में लोकसभा की टिकट भी पा गए हैं, 33 साल। और मैं समझता हूँ कि उनकी टीम अगर जीवटता के साथ मेहनत करेगी तो आपको मुकाबला वहाँ टाइट दिखेगा। देवेंद्र में कांग्रेस अपना भविष्य खोज रही है। मैं ये पहले दिन से आपसे बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ जी। ईडी फैक्टर कोई काम करेगा वहाँ पे? बीजेपी उसको बुनाएगी। देखिए, बीजेपी ने आज वो कार्टून जारी करके कहा है कि देवेंद्र यादव कोयला चोर है, वो उनकी गिद्ध नजर है। देखिए, वो तो राजनीतिक आरोप है, लगते रहेंगे, कोर्ट से सब कुछ डिसाइड होना है जी। और अगर ईडी का मामला प्रभावी होता जी, या वो वीडियो वाला मामला प्रभावी होता जी, जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, विधानसभा का भी मामला गरमाया, विधानसभा प्रभावित होता उससे जी। लेकिन विधानसभा मतलब प्रेम प्रकाश जी जैसे कद्दावर नेता को अगर मुकाबले पे वो लाके पराजित कर रहे हैं तो कहीं देवेंद्र की वो लोकप्रियता है। ताम्रध्वज साहू जी का क्या चल रहा है वहाँ पे? महासमुंद से चर्चा आ रही हुई खबरें। ताम्रध्वज साहू जी का टोटल गुणाभाग जो जातिगत समीकरण जो बनेगा जी, वही उनके हार जीत का कारण बनेगा। साहू समाज साथ है। अगर साहू और कुर्मी समाज एकजुट होकर के ताम्रध्वज को मदद करेगा तो ही ताम्रध्वज का उद्धार है। अन्यथा वैसे भी आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है देश में, और हिंदुत्व का जो नारा जो अभी चल रहा है यशवंत, वो भी बहुत भारी है। कांग्रेस को इन दोनों चीजों से भी निपटना पड़ेगा। ठीक है, और जरूरी विषय कुछ और तो नहीं जो पॉलिटिकल जो चल रही हूँ? और विषय यशवंत, आज नामांकन का अंतिम दिन था। कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान का दोनों दलों ने वहाँ अपनी ताकत दिखा करके नामांकन भरा है, और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा जी। 7 मई को अपने यहाँ आकर, तो 26 के बाद जो 19 को बस्तर, 25 को दूसरे चरण का है, 7 मई को तीसरे चरण। हाँ जी, 7 मई को रोचक होगा मुकाबला। ठीक है, आगे जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग होंगे उस पर हम चर्चा करने के लिए जरूर हाजिर होंगे। ये जरूरी चर्चा थी जिस पे बात करनी थी कि कौन कौन प्रत्याशी है जिन पे नाम पे चर्चा हुई थी, और भिलाई टाइम्स ने आलोक तिवारी जी ने जो बातें कही थी उन नामों पर एक बार फिर से मोहर लगी। आज से 10 दिन पहले हमने इन नामों पे चर्चा की थी और नामों को लगभग क्लियर कर दिया था, बस अंतिम मोहर बची थी, वो कल हो गई। ठीक है, आगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय जोहार। जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहती थी कि कांग्रेस के कोई नेता लोकसभा चुनाव लड़ने तैयार नहीं है, उन्हें हार का भय सता रहा है, अब देखिए वैसे ही हुआ। 11 की 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस की तय हुई, वो भी अभी ले देकर, जिसमें भी विधानसभा के लड़े प्रत्याशी फूके हुए कारतूस जो पहले चल चुके हैं
और जिसमें निशाना भी नहीं लगा, जिनके नेतृत्व में विधानसभा की सरकार चली गई भूपेश बघेल की, कांग्रेस की, ऐसे नेताओं को फिर लोकसभा में खड़ा किया है। भाजपा कहती थी वो सच साबित हुआ कि कांग्रेस में अंतरकलह है, असंतोष है, कई फाड़ों में बढ़ चुकी है और कोई नेता लोकसभा लड़ने तैयार नहीं है। अब देखिए वही रिपीट हो रहा है, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो। निश्चित रूप से कांग्रेस का हाल बेहाल है। भाजपा 11 में 11 सीटें जीतेगी।